कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। कबीर दास का दोहा याद आ रहा है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार को देखकर, नरेंद्र मोदी जी की सत्ता को देखकर, अमित शाह के रुआब को देखकर और नरेंद्र मोदी जी के उस प्रताप का तो अता पता ही नहीं है जो प्रताप पूरे चुनाव भर में नजर आता था, जो तेवर नजर आता था, जो मोदी की गारंटी नजर आती थी। उस मोदी की गारंटी का पलीता लग गया, भारतीय जनता पार्टी का दिवाला उठ गया। भारतीय जनता पार्टी आकाश से पाताल में पहुंच गई। और ये पाताल में पहुंचने के लिए किसको दोष दिया जाए, किसको जिम्मेदारी ठहराया जाए, क्योंकि जब हर जगह केंद्र में मोदी जी ही नजर आ रहे हैं, रेलवे से लेकर, डिफेंस से लेकर, झंडी दिखाने से लेकर, कोई उद्घाटन करने से लेकर, सड़क पर टाटा बाय बाय करने तक, फ्लाईओवर के उद्घाटन तक, जब हर चीज के लिए मोदी जी जिम्मेदार हैं और सबका क्रेडिट मोदी जी ले रहे हैं, तो 400 पार का नारा पूरा नहीं हो पाया। 400 पार का बंटाधार हो गया। भारतीय जनता पार्टी बहुमत से भी नीचे आ गई, 240 पे सिकुड़ गई। आखिर इसके लिए किसको जिम्मेदार माना जाए? तो जवाब है मोदी जी, मोदी जी और मोदी जी। क्योंकि मोदी जी से बड़ा परम प्रतापी कोई नहीं, मोदी जी से बड़ा सर्वशक्तिमान कोई नहीं, और मोदी जी से बड़ा अवतारी पुरुष कोई नहीं। और इस अवतारी पुरुष ने जब से देश का बैकडोर संभाला है, भारत को विश्वगुरु बना दिया है। और आज यह हालत है कि पूरे दुनिया में भारत को विश्वगुरु बनाने वाला शख्स दो लोगों के सामने पलके झुकाए बैठा हुआ है। के बगल में बैठे हैं नायडू और उनके बगल में बैठे हैं नीतीश कुमार, और सबसे किनारे बैठे हुए हैं हमारे परम प्रतापी विश्वगुरु श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। मोदी जी इस बात को समझ रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार नहीं है। मोदी जी इस बात को भी समझ रहे हैं कि अब की बार मोदी गारंटी नहीं चलेगी, मोदी के वादे नहीं चलेंगे, मोदी की दिलासे नहीं चलेंगे, मोदी की लाल आंख नहीं चलेगी, मोदी के तेवर नहीं चलेंगे, मोदी की गारंटी का तो पूछे ही मत। क्योंकि अब तो हर काम के लिए नायडू और नीतीश कुमार की तरफ मोदी जी को देखना पड़ेगा। और देखना इसलिए पड़ेगा क्योंकि सहयोगी गठबंधन है, एनडीए की सरकार है। इस बार मोदी सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है। और इस बार जिस तरह से हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जगन्नाथ जी से दोस्ती कर ली है और राम जी से कट्टी कर ली है, इस बात को क्या कहेंगे? पहले के प्रोग्राम में जय श्री राम का नारा गूंजा करता था, और अब तो हमारे मोदी बाबू कह रहे हैं जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो ये मोदी जी ने जो कट्टी की है राम जी से, इसका असर बहुत दूर तक जाने वाला है। क्योंकि भाजपा के खेमे में भी अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है और इसका खुलासा बाहर नहीं आ रहा है, लेकिन राजनीति में सबसे बड़े चहेते चेहरे के तौर पर देखे जा रहे हैं। और ये दोनों चेहरे हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। लेकिन इन दोनों के चेहरे से पहले, चुनाव से पहले, दो और चेहरे बड़े फेमस हुआ करते थे, और वो है मोदी और शाह की जोड़ी। और गुजरात से निकलकर दिल्ली तक पहुंचने वाली नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ये जोड़ी पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में पहचानी जाती है। लेकिन अब इन दोनों जोड़ियों को अपने कदम पीछे रखने पड़ रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक ऐसी कड़ी खड़ी है जिसका नाम है गठबंधन। और इस गठबंधन के आने की वजह से नरेंद्र मोदी की सरकार अब कहीं ना कहीं हर चीज के लिए नीतीश और नायडू की तरफ झांकने के लिए मजबूर हो जाएगी। अब हर डिमांड के लिए नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर नहीं हैं। भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाले नरेंद्र मोदी अब खुद ही निर्भर हैं दूसरों के ऊपर, वो आत्मनिर्भर नहीं रहे। जैसा वो 2014 में थे, जैसा 2019 में थे, वैसा हाल 2024 में देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि हर चीज के लिए उनको अब नायडू और नीतीश की तरफ देखना होगा, क्योंकि दोनों एक ऐसी गाड़ी में सवार हैं जिसके स्टीयरिंग पकड़ी हुई है नायडू ने, चंद्रबाबू नायडू ने, और बगल में बैठे हैं नीतीश कुमार, और सबसे पीछे ट्रॉली में बैठा दिया गया है हमारे मोदी जी को। तो अब की बार ट्रॉली वाली सरकार, अब की बार बैसाखी वाली सरकार, अब की बार बंटाधार। नीतीश और नायडू बहुत कुछ कर सकते हैं, और ये बात नरेंद्र मोदी भी जानते हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार और नायडू दोनों का कई बार रिश्ता भी हो चुका है, तलाक भी हो चुका है, रिश्ते बने भी हैं और खराब भी हुए हैं। और जब जब खराब हुए हैं साहब, बड़ी बेइज्जत हुई है, बड़ी बेइज्जती हुई है। खुलकर मंचों से एक दूसरे को ललकारने और दोषी सिद्ध करने की जो प्रक्रिया शुरू हुई, उसमें हमारे नरेंद्र मोदी भी कोई कम नहीं थे। नीतीश कुमार के राज तो समझ में भी आ जाते हैं कि नीतीश आखिर चाहते क्या हैं। नायडू बाबू तो बिल्कुल भी नहीं जान पाते हैं, नायडू की बातें तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। नायडू के राज तो दिल में ही दफन रह जाते हैं, कोई जान ही नहीं पाता। और मोदी शाह को शायद इसी बात का डर है कि नायडू कम से कम अपने दिल के राज खोलें तो सही। नायडू सत्ता में भागीदारी नहीं चाह रहे, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ये चाहती है कि कम से कम
नायडू जो हैं बाहरी समर्थन ना दें सरकार को और सरकार में हिस्सेदार बने। नायडू बाहरी समर्थन देने की बात बोल रहे हैं और लगभग ऐसी ही बातें उनके बेटे ने भी कही हैं। लेकिन मोदी शाह की जोड़ी को इस बात की चिंता हो रही है कि अगर नायडू ने सिर्फ बाहर समर्थन दिया तो होगा क्या। अब तो स्पीकर का ओहदा भी ऑफर किया जा रहा है, लेकिन गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, डिफेंस, इस तरह के जो पद हैं वो नायडू के नहीं दिए जा सकते। बाकी कोई भी मांग ले सब उनके हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन सोचिए, अगर रेलवे जैसा अहम पद अगर जेडीयू के पास चले गए, अगर दूसरे अहम पद, अगर बड़े बड़े पद अगर नायडू के पास चले गए, तो अडानी क्या होगा, अंबानी क्या होगा, बड़ी बड़ी कंपनियों को दिए जाने वाला ठेका का क्या होगा। तब तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी सिर्फ मुंह ताकती रह जाएगी जनाब। और याद रखिए, ज्यादा दिन तक ये बेमेल की शादी टिकने की उम्मीद नहीं लगती। इंडिया गठबंधन की तरफ से भी बहुत ही खामोश तरीके से काम किया जा रहा है। वो भी इनको पूरा मौका दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार अपनी सरकार बना लें और उसके बाद जब वो सदन में उतरेंगे तो फिर अब की बार मोदी सरकार और अब की बार एनडीए की सरकार, अब की बार 400 पार का पलीता लगाने के लिए इंडिया गठबंधन पहले की मजबूत स्थिति में बैठी हुई है। अब वो दौर में नहीं रहेगी जैसा 2014 में था, जैसा 19 में था। 2024 में एक मजबूत विपक्ष मिला हुआ है जो किसी भी मामले में नरेंद्र मोदी सरकार को लंगड़ा कर सकता है, बीच में रोक सकता है, कुछ भी करने से ऐतराज कर सकता है, कुछ भी करने पर टांग अड़ा सकता है। कोई भी बिल पास करना हो, कोई भी कानून बनाना हो, कोई भी संशोधन करना हो, अब मजबूत विपक्ष होने की वजह से मोदी सरकार को दिक्कत होगी। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भैया एनडीए की सरकार 292-94 तो बनी गई है, तो एनडीए तो पूर्ण बहुमत में आ ही जाएगी। लेकिन नहीं, यही तो दिक्कत है नरेंद्र मोदी के साथ, क्योंकि जो उनके सहयोगी गठबंधन है वो कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा पर चलने वाले लोग नहीं हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि हमने राम मंदिर बनवा दिया, अब आप ये नहीं कह सकते कि हमसे रोजी रोजगार क्यों मांगते हो, हमने तो देखो फलाने की चूड़ी टाइट कर दी। अब आप ये नहीं कह सकते कि रोजी रोजगार क्यों मांगते हो, देखो हमने मुल्लों को सबक सिखा दिया। अब आप ये नहीं कह सकते कि देश की प्रॉपर्टी लूट कर मुसलमानों का हवाले कर दिया जाएगा। अब आप हर चीज के बदले मुसलमानों का नाम लेकर के मुसलमानों की आड़ में छिपने से नहीं बच सकते, क्योंकि जो गठबंधन की सहयोगियां हैं वो काफी सेक्युलर मानी जाती हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी पूरी उम्र ब्राह्मणों को गरियाते उनका गुजरा हुआ है, पूरा उम्र ब्राह्मण विरोधी, हिंदुत्व विरोधी छवि उनकी गुजरी हुई है। चाहे राम के बारे में बोलना हो, चाहे वाल्मीकि के बारे में बोलना हो, जो भी बोलना है, देखिए उनके खुलकर उनके विचार होते हैं। लेकिन आज वही एनडीए में सहयोगी है। रामविलास पासवान की विरासत को उनके बेटे संभाल रहे हैं, लेकिन रामविलास पासवान की राजनीति बड़ी सेक्युलर मानी जाती है। वो कट्टर हिंदुत्व से पीछे हटते हैं, कट्टर हिंदुत्व को नहीं मानते, वो सेक्युलरिज्म में यकीन रखते हैं। और नीतीश और नायडू तो बिल्कुल कट्टर सेक्युलर हैं। इनके तो रोम रोम में धर्मनिरपेक्षता व्याप्त है और यहां तक कि मुस्लिम समर्थक भी माने जाते हैं। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू के वादे क्या क्या हैं वो आपको एक एपिसोड में आपको बता देंगे। लेकिन आप इस बात को समझ सकते हैं कि चंद्रबाबू नायडू हिंदुत्व को प्रमोट नहीं करते हैं और ना ही वो हिंदुत्व को प्रमोट करने देंगे। तो जो भी नियम, कानून, कायदा, जो भी सदन में प्रस्ताव आएगा, जो भी सदन में चर्चा होगी, क्या नायडू और नीतीश को चलने देंगे? जब वोटिंग देने की बारी आएगी तो इनका वोट भी इंडिया गठबंधन की तरफ ही जाएगा, क्योंकि ये सेकुलर लोग हैं। ये राम जी के नाम पर वोट मांगने वाले नहीं हैं। ये लोग अपनी काबिलियत के दम पर कुछ भी कर लेने के लिए माने जाते हैं। और साउथ का कोई भी पार्टी हो, यानी इवन साउथ की भारतीय जनता पार्टी ही क्यों ना हो, उसको भी सेकुलर बन के ही रहना पड़ेगा। वहां राम जी का नाम लेकर के काम नहीं चला सकते। उड़ीसा की बात अलग है, कर्नाटक की बात अलग है। वहां के माहौल को सांप्रदायिक बनाकर वहां जगह जगन्नाथ का नारा लगाकर वहां कुछ तो किया जा सकता है, क्योंकि लंबे समय तक उड़ीसा में एक ही व्यक्ति की सरकार थी। तो एंटी इनकम्बेंसी का मामला भी वहां बनता है, सत्ता विरोध भी वहां बनता है। लेकिन बाकी जगहों पर नरेंद्र मोदी जी क्या करेंगे, यही चीज तो उनके लिए खटक रही है। अभी तो 9 तारीख को वो शपथ ले सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको सरकार बनाने का न्योता दे दिया है। और जब सरकार बनाने का न्योता दिया है तो तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं, नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। लेकिन ये भी रिकॉर्ड टूटेगा कि सरकार कितने दिन चलेगी, ये भी रिकॉर्ड टूटेगा कि सरकार कौन कौन से मझधार में जाकर फंसेगी। साहब देखते रहिए तमाशा, देखते रहिए तमाशा आगे आगे होता है क्या। बड़ा ही दिलचस्प नजारा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि नायडू
और नीतीश की तरफ ही हर बात के लिए देखना होगा। फिलहाल क्या कहेंगे इस मामले में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तब्रेज़ को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।